Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning and the topic is law of contract. So let us start. First is a void contract is not necessarily illegal. तो रीज़न क्या है? अब असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आ गए, पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपको असर्शन दिया गया, उसका रीज़न दिया गया है। असर्शन क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो नेसेसरली इलीगल, ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल ही होगा। और रीज़न क्या दिया गया है? एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। तो असर्शन रीज़न के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि ऑप्शंस क्या दिया जाएगी, दोनों ए आर और इंडिविजुअल ट्रू है। आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए and R are individually true but R is not the correct explanation of A is true but R is false and D A is false but R is true। तो हमें क्या देखना है कि कौन सा इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं वो इलीगल ही होंगे। देखो अब जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट है, ये वॉइड है बट इट इज़ नॉट इलीगल। इज इट क्लियर? ओपीएम का आप कर रहे हो, आप ओपीएम वो एग्रीमेंट इलीगल है और इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होगा ही होगा। सो आंसर क्या है? आपको ये जो मैंने एग्जांपल दिए इससे क्लियर हो गया होगा कि जो वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं इलीगल है बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड। सो आंसर इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 38, अ पर्सन क्लेम्स, असर्शन क्या है? अ पर्सन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर हिज नॉन ग्रैचुइटियस एक्ट। इज इट क्लियर कि जो उसका नॉन ग्रैचुइटियस एक्ट है, कोई उन्होंने काम किया है, वो उसके लिए पर्सन कॉम्पनसेशन मांग रहा है। रीज़न क्या है? पर्सन हु एंजॉयज बेनिफिट फ्रॉम लॉफुल नॉन ग्रैचुइटियस एक्ट ऑफ अनदर मस्ट कॉम्पनसेट हिम इवन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है कि पर्सन नॉन ग्रैचुइटियस एक्ट के लिए कॉम्पनसेशन मांग रहा है, लेकिन रीज़न में उन्होंने क्या लिख दिया कि अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नो, सो आंसर विल बी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है 39, एक्स एक मैरिड वुमेन है जिन्होंने बी के साथ एग्री किया है कि वो एडल्ट्री में रहेंगे। ठीक है, एक्स एक मैरिड वुमेन है एंड शी एग्री टू लिव इन एडल्ट्री विद बी। उन्होंने ये भी एग्री किया है कि वो उसको ये हाउस कीपर एज अ हाउस कीपर सर्व करेंगे। सो इन रिटर्न बी एग्रीड टू पे, बी ने क्या एग्री किया कि एक्स को वो 500 पर मंथ पे करेंगे फॉर लिविंग इन एडल्ट्री। देखो अडल्ट्री में रहने के लिए 500 पे करेंगे पर मंथ और 500 किसके लिए पे करेंगे? फॉर हाउस कीपिंग। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, या कुछ पार्ट एग्रीमेंट का वैलिड है, कुछ पार्ट वॉइड है? तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कहा था कि अगर पार्ट ऑफ एग्रीमेंट जो सेपरेबल है वो लॉफुल है तो वो इन्फोर्सेबल होगा, वैलिड होगा, और अगर कुछ ऐसा पार्ट है कि जो नहीं इन्फोर्सेबल होगा, अनलॉफुल है, तो दैट विल बी वॉइड। तो अब गिवन फैक्ट्स में क्या है कि एडल्ट्री में रहना इट इज़ नॉट अ लॉफुल, इट इज़ इलीगल। तो ये क्या एग्रीमेंट होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा, इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल। बट जो सेकेंड पार्ट है हाउस कीपिंग के लिए, इट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट। जो ऑब्जेक्ट है उसका हाउस कीपिंग वो वैलिड है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए वो दिस एग्रीमेंट विल बी इन्फोर्सेबल। तो आधा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा और हाफ नहीं होगा। लेट अस सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट वैलिड, सेकेंड वॉइड, थर्ड वॉइड एज टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट वैलिड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, फोर्थ अनलॉफुल एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो सी आपका एक क्लियर आंसर है कि फर्स्ट क्या था? फॉर एडल्ट्री वो नहीं होगा, वो वॉइड है, और जो सेकेंड पार्ट है वो किसके लिए था? हाउस कीपिंग के लिए, तो वो उसका ऑब्जेक्ट वैलिड ऑब्जेक्ट है, सो it will be enforceable. Is it clear? So answer is C. Next 40th, Ramu applied for the post of director in an organization। तो गवर्निंग बॉडी थी जो ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उसको उसी पोस्ट के लिए, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया। मीटिंग के बाद, जबकि अभी तक रामू को इन्फॉर्म नहीं किया था, मीटिंग के बाद
गवर्निंग बॉडी के एक मेंबर ने प्राइवेटली रामू को इन्फॉर्म कर दिया कि मीटिंग में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है। सब्सिक्वेंटली रेजोल्यूशन था वो रिसाइड कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो रामू ने डैमेजेस क्लेम किए। नाउ वेदर रामू कैन क्लेम डैमेजेस और नॉट। इन जो ये आपको ऑप्शंस दी गई हैं इसमें से कौन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? इज इट क्लियर? लेट अस सी द ऑप्शंस। Ramu cannot claim damages as he had not resigned from his existing post in anticipation of getting the appointment letter. देखो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये उसने अपनी पहली जॉब छोड़ दी थी। अभी तक उसको जब कमेटी ये जो मीटिंग हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो उसको नहीं इन्फॉर्म किया गया था। ये तो प्राइवेटली किसी पर्सन ने, किसी मेंबर ने इन्फॉर्म कर दिया। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लायबल नहीं होगी। इज़ इट क्लियर? सो ये इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि उसने एग्जिस्टिंग पोस्ट छोड़ दी है या नहीं छोड़ी है। सेकेंड, रामू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एज देयर वॉज नो फॉर्मल कम्युनिकेशन। इज़ इट क्लियर? Third, Ramu can claim damages as governing body cannot rescind the resolution once passed. Is it clear? तो रामू है ये डैमेजेस, उन्होंने क्या है वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं क्योंकि गवर्निंग बॉडी ने वो रेजोल्यूशन को नहीं, एक बार जो रेजोल्यूशन पास कर दिया उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, रामू कैन क्लेम डैमेजेस एज देयर वाज प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो प्राइवेट कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है, और भी अगर गवर्निंग बॉडी है जो उन्होंने अभी तक अपना रेजोल्यूशन नहीं अनाउंस किया है तो वो कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा? बी ऑप्शन, कि रामू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एज देयर वाज no formal communication to the concerned person. Is it clear? So section 2B के अकॉर्डिंग, 2 clause B के अकॉर्डिंग क्या है? communication must be by party और authorized agent. Is it clear? नेक्स्ट क्या है कि जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ट्रेन को अलाउ किया है to be overcrowded. Is it clear? So in consequences जो legitimate passenger Mr. X है got his pocket picked. Now choose the appropriate answer. ठीक है, रेलवे अथॉरिटीज़ ने अलाउ कर दिया ओवरक्राउडेड, वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं कि जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा ट्रेन में लोगों को घुसने दे रहे हैं वो, और इस वजह से जो लेजिटिमेट पैसेंजर मिस्टर एक्स थे इनकी पॉकेट में से चोरी हो गई है। तो अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है कि वेदर रेलवे अथॉरिटीज़ लाइबल है या नहीं है। फर्स्ट है मिस्टर एक्स कैन स्यू द रेलवे अथॉरिटीज़ फॉर द लॉस सफर्ड। सेकेंड क्या है? मिस्टर एक्स कैन नॉट स्यू because he had given his consent to travel in a overcrowded train. Third, Mr. X cannot sue railway authorities because there was no infringement of legal right and mere fact that the loss was caused does not give rise to a cause of action. So answer is C. Is it clear? Next, 42nd. PQR made a joint promise to give S a sum of rupees 3000. Is it clear? S recovered the whole amount from P. P से ले लिया, P Q को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, इसीलिए वो कुछ दे नहीं सकते। नाउ विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो जब भी आप जॉइंट प्रॉमिस कर रहे हो तो इक्वली यू आर लायबल अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो तीनों इक्वली लायबल हैं, लेकिन अब क्यू को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया इसीलिए वो कुछ पे नहीं कर सकता। नो कौन सी है ऑप्शन? क्या आएगी? क्या पी आर से रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ऑब्वियसली पी कैन रिकवर फ्रॉम आर हाफ ऑफ द सम, दैट इज़ 1500 रुपीज़। सो लेट अस सी दी ऑप्शंस। ये आपको सेक्शन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूँ ये सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो पी है वो रिकवर कर सकते हैं अमाउंट, हाफ अमाउंट फ्रॉम आर। नो फर्स्ट ऑप्शन, पी कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम आर। सेकेंड, पी कैन कवर रुपीज़ 1000 फ्रॉम आर। पी कैन रिकवर रुपीज़ 1500 फ्रॉम आर। पी कैन रिकवर रुपीज़ 2000 फ्रॉम आर। तो क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन आएगा, पी कैन रिकवर रुपीज़ 1500 फ्रॉम आर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? एक्स वेंट टू वाइज हाउस एंड फॉरगॉट हिज बैग विच कंटेन 1 kg स्वीट्स। एक्स वाई के घर पे गए, वहाँ पे उन्होंने अपना बैग गलती से छोड़ दिया है जिसमें 1 kg स्वीट्स थे। वाई के बच्चों ने वो स्वीट्स कंज्यूम कर ली। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ वाई।
देखो जनरली अगर हम देखें ये ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया छोड़ दिया तो वहाँ पे कोई कॉम्पनसेशन के नहीं है जनरल लाइफ में हम देखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ वाई इज़ बाउंड टू पे फॉर द प्राइस ऑफ द स्वीट्स। इज इट क्लियर? क्योंकि वो एक्स वाई के लिए नहीं लेके आए थे, वो अपने लिए लेके आए थे, गलती से उन्होंने बैग छोड़ दिया। चलो लेट अस सी वाई इज़ बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ स्वीट, y is not bound to pay anything, y is bound to pay half the price of sweets, and fourth is y would not have pay anything because x loves y's children. So first option आएगा y is bound to pay the price of the sweets. Is it clear? Next 44th legal principle क्या है? When one person, जब भी एक पर्सन अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं दूसरे पर्सन को टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और किस पर्पज़ के लिए? उनकी एसेंट को ऑब्टेन करने के लिए, ही सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल। ठीक है, व्हेन रिपीटिंग इट अगेन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू obtain the assent of the person to such act or absentees, he is said to have made a proposal. तो फैक्ट्स क्या हैं इसके? फैक्ट्स देखो, रामानुज ने एक टेलीग्राफ किया था श्याम सुंदर को, जिसमें उन्होंने लिखा था विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार, टेलीग्राम दी लोएस्ट कैश प्राइस। अब देखो रामानुज ने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे टेलीग्राफ में, विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार, टेलीग्राम दी लोएस्ट कैश प्राइस। श्याम सुंदर ने रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस फॉर कार इज़ 1 लाख, इज लाख। इज इट क्लियर? देखो अब यहाँ पे क्या है, रामानुज ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, विल यू सेल मी योर रॉयल्स रॉयस कार्स और टेलीग्राम दी लोएस्ट कैश प्राइस, लेकिन श्याम सुंदर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, लोएस्ट प्राइस फॉर द कार इज लाख। रामानुज ने लिमिटेडली उनको एक अपनी कंसेंट दे दी थ्रू इस टेलीग्राम, स्टेटिंग आई एग्री टू बाय द कार फॉर ₹20 लाख आस्क्ड बाय यू। उन्होंने कहा था 20 लाख, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे क्या है 20 लाख आना चाहिए जब श्याम सुंदर ने रिप्लाई किया है। इज इट क्लियर? अब श्याम सुंदर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपनी कार नहीं सेल करेंगे। वेदर क्वेश्चन इज़ वेदर श्याम सुंदर वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज़ हुआ या नहीं हुआ। पहली यह बात, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ टेलीग्राम में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका आंसर एक दिया गया था और एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया था। इज इट क्लियर? तो रामानुज ने अपने आप ही उन्होंने सोच लिया कि हाँ वो बेचने सेल करने के लिए रेडी है, तो उन्होंने कहा एग्री टू बाय द कार फॉर ₹20 लाख आस्क्ड बाय यू। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है, ही कैन नॉट रिफ्यूज़ टू सेल द कार because the contract has already been made. He can refuse to sell the car because it was only invitation to offer and not the real offer. Third, it was not a valid offer because willingness to enter into a contract was absent, none of the above. तो आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, he cannot refuse the car to sell the car because the contract has already been made. Is it clear? सॉरी, यहाँ पे आपका जो आंसर है इट इज़ नॉट दी ए ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा कि ये वैलिड ऑफर ही नहीं है, क्योंकि जो विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वाज एब्सेंट। ये सिर्फ, अब यहाँ पे ऑप्शन अगर आप बी भी देखोगे, ही कैन रिफ्यूज़ टू सेल द कार बिकॉज इट वाज ओनली इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट द रियल ऑफर। इज इट क्लियर? तो बी और सी में से आपको चूज़ करना है कि व्हाट विल बी दी आंसर। जहाँ पे ऑफ़र ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा? तो आंसर इज़ दी थर्ड, इट वाज नॉट अ वैलिड ऑफर, क्योंकि यहाँ पे जो विलिंगनेस थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो एब्सेंट थी। इज इट क्लियर? यहाँ पे सिर्फ आपको उन्होंने प्राइस बताया था, उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी थी, यहाँ पे कोई ऑफ़र ही नहीं हुआ। इज इट क्लियर? सो इट वाज नेवर एक्सेप्टेड बाय दी श्याम सुंदर। क्लियर? नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल क्या है? एवरी पर्सन हु इज़ एट द एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। एवरी पर्सन हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब फैक्ट्स क्या है इसके? माइनर ने अपना हाउस घर मॉर्टगेज कर दिया है
किसके फेवर में? ठाकुर दास, जो कि मनी लेंडर हैं, और उनसे 20,000 रुपये उन्होंने लोन ले लिया। इसके अलावा उन्होंने 10,500 रुपये पहले एडवांस दे दिए। जो अटॉर्नी था हु वॉज एक्टिंग फॉर द मनी लेंडर, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो प्लेंटिफ है वो अभी माइनर है। सब्सिक्वेंटली जो माइनर है, माइनर ने भी एक्शन कमेंस किया, स्टेटिंग है कि ही वॉज अंडर एज व्हेन ही एग्जीक्यूटेड द मॉर्टगेज एंड सेम शुड देयरफॉर बी कैंसल। इज इट क्लियर? सो ही प्रेड फॉर सेट असाइडिंग दी मॉर्टगेज। मॉर्टगेज ही है जो मनी लेंडर, उन्होंने प्रे किया कि जो उन्होंने ऑलरेडी एडवांस में दे दिए 10,500 वो वापस दिलवाए जाए माइनर से। तो क्या माइनर लाइबल है वापस देने के लिए? नाउ सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, एनी मनी एडवांस टू माइनर कैन बी रिकवर्ड। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो किस तरह से वो वापस देगा? सेकेंड, अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, एनी मनी एडवांस टू अ माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड। थर्ड ऑप्शन, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। पहली बात तो ये कि वॉइडेबल नहीं होता, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन, एडवांस्ड मनी कैन बी रिकवर्ड बिकॉज माइनर हैज़ गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एज। ये भी नहीं है क्योंकि उसके मनी लेंडर के लॉयर को ये पता लग गया था कि वो अंडर एज नहीं है। सो फॉर सेकेंड इज द आंसर, अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो एंड टू एनी मनी एडवांस टू अ माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या आएगा? 46 क्या लीगल प्रिंसिपल देखो क्या है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ही इज़ इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट अपॉन द इंटरेस्ट। नो फैक्ट्स क्या है कि जो मिस्टर एक्स हैं ये यूजुअली साउंड माइंड के हैं, बट ओकेजनली कभी कभार वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं। ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई, जब वो अनसाउंड माइंड के थे। मिस्टर वाई, जब उनको ये पता लगा था अबाउट दिस फैक्ट आफ्टरवर्ड्स, ही वॉन्ट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स। नाउ वेदर मिस्टर X he can enter into a contract or not. Let us see the options. First क्या है? Mr. X cannot enter into contract because he is of unsound state of mind when he entered into a contract. Second, Mr. X can enter into a contract but the burden is on the other party to prove that he was of unsound mind at the time of contract. Third, Mr. X can enter into a contract but the burden is on Mr. X to prove that he was of sound state of mind at the time of contract. And last option जो है आपका वो है none of the above। तो आंसर आपका क्या आएगा कि जो मिस्टर एक्स है, ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज़ ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 47। अब लीगल प्रिंसिपल देखो क्या है। प्रपोजल मीन्स की ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल का जब एक्सेप्टेंस हो जाए और फिर उसकी कॉन्सिडरेशन हो जाए तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। पहले सबसे पहले प्रपोजल है, प्रपोजल कम्युनिकेट होगा, देन एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा, देन कॉन्सिडरेशन की बात आएगी और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? जब हमने उस पर्सन को कर दिया जिसको हम करना चाहते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप वर्थ ₹50,000, जो मैंने आपको सेल करना है, मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया, तब कम्युनिकेशन जैसे मैंने कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। इज इट क्लियर? नाउ फैक्ट्स देखो क्या है। एक्स का नेफ्यू भाग गया था। इज इट क्लियर? ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द होम। उन्होंने ये जो है ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ और ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के फैक्ट्स हैं। उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा बॉय को ढूंढने के लिए। जैसे ही सर्वेंट बॉय को ढूंढने के निकले तो एक्स ने एक हैंड बिल्स ऑफ़र कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि 501 रुपीज़ वो पे करेंगे जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा। सर्वेंट उधर से बच्चे को ढूंढ के लेके आए और सर्वेंट को ये ऑफ़र के बारे में बाद में पता लगा। इसलिए जब उसने ऑलरेडी मिसिंग बच्चे को ढूंढ के लेके आए तो उसके बाद पता लगा। सो उन्होंने कहा अपने
मास्टर से बोला कि मुझे वो 501 रुपये दो, तो मास्टर ने देने से मना कर दी। ही हैज़ ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द मास्टर टू रिकवर द अवार्ड वेदर ही इज़ लाइबल और नॉट। तो क्या वो उसका जो सर्वेंट है उसको 500 रुपये मिलेंगे? नहीं, क्योंकि उसको ऑफ़र के बारे में नहीं पता था। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हिज एक्शन वुड फेल बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। हिज एक्शन वुड नॉट फेल बिकॉज इट वॉज अ जनरल ऑफर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जनरल ऑफर होगा तो वहाँ पे ही कैन नॉट क्लेम। अगर जनरल ऑफर में उन्होंने वो फुलफ़िल किए हैं ऑब्लिगेशंस जिस तरह से उन्होंने बोला, देन ही कैन क्लेम। थर्ड, फैक्ट दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एज इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ मेयर अ फॉर्मेलिटी, नन ऑफ द अबव। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है? उन्होंने कहा है कि फैक्ट है और उसको ऑफर के बारे में नहीं पता, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नो, ही मस्ट नो अबाउट द ऑफर। तो पहला आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट आंसर ए ऑप्शन, हिज एक्शन वुड फेल बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। अब गाइस यहाँ पे देखो कि मेरे को आपको भी पता था कि आंसर ए है इसका, बट फिर भी मैंने सारी ऑप्शंस रीड किए हैं, शायद कोई बेटर ऑप्शन और भी हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 48 लीगल प्रिंसिपल, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी लीगल प्रिंसिपल क्या है? एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और नॉट कैपेबल ऑफ मीनिंग सर्टन आर वॉइड। ये भी करवाया था सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब फैक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल के? अ हॉर्स वॉज ब्रॉट फॉर अ सर्टन प्राइस कपल्ड विद अ प्रॉमिस टू गिव 500 मोर इफ हॉर्स इज प्रूव्ड लकी। इज इट क्लियर? तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? देखो आप यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हॉर्स लकी प्रूव होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हॉर्स इज़ अ लकी? इज़ इट एनी सर्टेनिटी फॉर प्रूविंग इट लकी? तो यहाँ पे जो आपका है पहला ऑप्शन, दिस इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एग्रीमेंट इज़ वॉइड बट फॉर अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट इज़ वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट लक बैड और गुड द हॉर्स हैज़ ब्रॉट टू द बायर। एंड द थर्ड इज़ एग्रीमेंट इज़ पार्शली वैलिड एंड वॉइड। सो आपका आंसर क्या आएगा? इट इज़ द सेकेंड ऑप्शन की एग्रीमेंट वॉइड है अनसर्टेनिटी का, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए क्या लक गुड बैड है या हॉर्स हैज़ ब्रॉट टू दी बायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract, वो फ्रॉड नहीं है। ठीक है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि mere silence is not amount to fraud unless the circumstances of the case are such that on close examination it is found to be the duty of the person keeping silent to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech. So facts क्या है? X sell by auction to Y a horse which X knows to be of unsound state of mind. X says nothing about the horse. Is it clear? Nothing to Y about the horse unsound state of mind. Give the correct answer. First option क्या है? X can be held liable for fraud. X can be held liable for misrepresentation. X cannot be held liable because he did not say anything positive about the mental state of the horse. X cannot be liable because it is the buyer who must aware of the things. तो आंसर क्या आपका? लास्ट ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें क्या है आपका कि अगर ऑक्शन गुड्स के केस में दे आर इन फ्रंट ऑफ बायर, ही कैन एग्जामिन द मोस्ट ही द सेलर इज नॉट लाइबल। इज इट क्लियर? सो गाइस, दिस वाज रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी स्टार्टिंग द लीगल रीजनिंग फॉर द क्रिमिनल लॉ। थैंक यू।